दीक्षित जी, अब पूछना यह चाहते हैं कि हिंदी का भविष्य, जैसे आपने बताया कि मैं निराश नहीं हूँ, उज्जवल है भविष्य, हिंदी का ही आने वाला है। एक परिस्थिति ऐसी होगी कि सारा विश्व हिंदी को मान सम्मान देगा और विश्व भाषा भी बन सकती है, ऐसी एक परिस्थिति है। यह विश्व की बात है और भारत देश की बात है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि भारत की परिस्थिति और विदेश में हिंदी की परिस्थिति में क्या अंतर देख रहे हो आप? देखिए, विश्व में विदेश में हिंदी के हमें 3 रूप दिखाई देते हैं। वे देश जहां हमारे भारतवंशी आज से लगभग 150 वर्ष पहले गिरबिटिया बनकर गए थे, वो है मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद और अफ्रीका, नेपाल इत्यादि। वहां पर अब वे बहुत समृद्ध और संपन्न हो गए हैं। एक जमाना था वो मजदूर बन करके गए थे, इनको कुली या जहाजी कहा जाता था। पत्थर तोड़ते थे और रात को किसी पेड़ के नीचे बैठकर गाते बजाते थे, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए हिंदी बोलते थे। कुछ भोजपुरी, कुछ अवधी। धीरे धीरे वो सरसब्ज हो गए, पर वे हिंदी से भी जुड़े हुए हैं। उनके बच्चे भी घर में हिंदी बोलते हैं, हिंदी में पत्रिकाएं छापते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए हुए हैं। शिक्षा का माध्यम हिंदी। और दूर तक न जाइए, आपका जो पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ जो मैधेस एरिया है जिसको तराई कहते हैं, नेपाल की तराई, उसमें हिंदी की ये बोलियां भोजपुरी और अवधी शिक्षा के माध्यम है। अच्छा, उन्हीं में किताबें छपती, उसे भी पढ़ाया जाता है। दूसरे तरह के देश हैं जहां हमारे एनआरआईज बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं। इस समय 7-8 करोड़ से ज्यादा है। हाँ, सही बात। और वे वहां बस गए हैं, आर्थिक प्रलोभन वर्ष अपना अपना उद्योग या नौकरी जिस साधन से भी गए हों, तो उस समाज में गए तो हैं, लेकिन समाज में खपे नहीं हैं। थोड़ी दूरी है यूरोपियन कल्चर में और भारतीय संस्कृति जो लेकर गए हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी से और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। बिल्कुल सही बात। तो इस नाते वो हिंदी में लिखते हैं और पत्रिकाएं, पुस्तकें सब छापते हैं। उसको हमारे यहाँ प्रवासी लेखन कहा जा रहा है, एक डायस्पोरा है उसके हिसाब से। तीसरे वे विद्वान है जो मूलतः विभिन्न देशों के हैं लेकिन हिंदी प्रेमी है। वहाँ 4 तरह से, 4-5 नामों से हिंदी पढ़ाई जाती है। जैसे कोई विभाग होगा जिसमें एफ्रो एशियन स्टडीज नाम दिया गया है, हिंदी पढ़ाई जाती है। कोई विभाग है जिसको बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर कहा गया है, पर वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। कहीं संस्कृत हिंदी है, कहीं उर्दू हिंदी है, तो भिन्न भिन्न नामों से। लेकिन कुल मिलाकर इंडोलॉजी वो लोग जानना चाहते हैं। इसको हम भारत विद्या कहते हैं। भारत के प्रति जो उन्होंने सुन रखा है कि यहाँ ऋग्वेद लिखा गया है, जो ईसा के 4000 वर्ष पहले की रचना है, विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र है ये। तो इस वजह से वहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमको समझना चाहता है, और ऐसे उन्होंने अध्ययन केंद्र खोल रखे हैं। तो इन चारों प्रकार के हिंदी प्रेमियों ने हिंदी का एक माहौल तो बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा भाषी संख्या के हिसाब से चाइनीज मंदारिन के बाद हिंदी दूसरे नंबर की भाषा है, जो 1 करोड़ के ऊपर बोली जा रही है, तो 1 अरब के आसपास बोली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुसंख्यकता के नाते यूएनओ में भी स्थान देना पड़ा है। अब सुरक्षा परिषद में नाम देने की बात चल रही है, लेकिन यूं कार्यालय में हिंदी को स्थान मिल गया। तीसरी बात यह है, जो बाजार वाली मैंने आपको बताई, वहाँ का हर व्यक्ति चाहता है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवा नागरिक वे हिंदी और बंगाली जरूर सीख लें, क्योंकि इन देशों से व्यापार करना है तो उनकी भाषा हमें जाननी होगी। 5वीं और आखिरी बात यह है कि इन भाषाओं के पीछे एक संस्कृत विशेष है। यूरोप वाले भौतिकता से त्रस्त हो गए हैं, वे अध्यात्म की शरण में जाना चाहते हैं। आप देखिए, ये जो रामा टेम्पल बने हुए हैं, जो नव वृंदावन वहाँ बना हुआ है न्यू जर्सी में, उसी के साथ साथ यहाँ इस्कॉन टेम्पल्स की जो परंपरा चल रही है, ये जितनी तत्परता और तल्लीनता के साथ भारतीय भक्ति निभाते हैं और कीर्तन करते हैं, तो संस्कृत उनकी समझ में आ रही है। संस्कृत के उत्तराधिकारी है हिंदी, वह हिंदी से इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि इसमें रामचरितमानस लिखा गया है, इसमें संत कबीर है, इत्यादि इत्यादि। भक्त काव्य से उनका बड़ा लगाव। हाँ, जो से जब मैं विदेश गया
भाषण देने के लिए मैंने सोचा कि कुछ आधुनिक समस्याओं पर चर्चा करूं, तो उन्होंने कहा कि देखिए आधुनिकता से हम तरसते हैं, अच्छा, हमको आप अपनी डिवोशनल पोइट्री के बारे में बताइए, हिंदी का भक्ति काव्य क्या है। तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। और ये भी प्रकृति का नियम है, घूम फिर कर काल चक्र वही आता है ना। तो उस अध्यात्म को छोड़कर हम भौतिकता की ओर गए थे। अभी तो हम गुर्बत से निकले हैं, इसलिए वो क्रेज बना हुआ है, वे तृप्त हो गए हैं। हाँ, और इसलिए वे फिर अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं। उसमें हिंदी की बड़ी जरूरत है, इसलिए वैश्विक स्तर पर उत्तरोत्तर उसका विकास होगा, उसका ह्रास नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा जी। कि हिंदी के विकास और विस्तार के लिए अभी और क्या क्या करना चाहिए? बस अलग अलग 5 क्षेत्रों में विचार करने की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ मान्यता देनी होगी, उससे मनोविज्ञान बदलता है। जैसे राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, जैसे राजभाषा रूप में उसको अनिवार्यतः लागू किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उसको माध्यम बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती है तब तक बच्चे की 80% से ज्यादा क्षमता, जोशी जी, केवल भाषा के स्तर पर खर्च होती है। अच्छा, हाँ। 20% से पूरी सामग्री नहीं ग्रहण कर पाता। तो हमको वे सारी पुस्तकें जो अंग्रेजी में लिखी हैं उनका अनुवाद अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करके इन बच्चों को पढ़ने को देना होगा। तो बाकी जो क्षमता बचेगी उससे नई खोज करेंगे, बिल्कुल, और उससे रिसर्च का विकास होगा। तीसरी बात यह है कि साहित्यकारों को अब एक प्रबोध देना है कि स्वांतः सुखाय कविता और कहानी लिखना बंद करो। रचना सोद्देश्य होनी चाहिए। हाँ। शतरंज खेलने में और रचना करने में अंतर होना चाहिए, उसके पीछे मिशन होना चाहिए। और मिशन है राष्ट्रीय भावात्मक एकता, मिशन है अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ना, रिसर्च है भारत को विश्व गुरु बनाना, रिसर्च है सीधे गांव तक अपील करना कि उनकी उन्नति के मार्ग क्या है, उनको अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने हैं। ये प्रबोध देने का काम साहित्यकार का। प्रेमचंद कहा करते थे कि साहित्य तो समाज के आगे चलने वाली मशाल है, वो मशाल हाथ में लेनी है। केवल मनोरंजन के लिए या केवल सनसनी पैदा करने के लिए, केवल नाम कमाने के लिए, केवल इनाम या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ये लेखन अधम कोटि का लेखन होता है। तो हमको ये अभियान चलाना है इन संस्थाओं के माध्यम से कि हम अपने साहित्यकार बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को, रचनाकर्मी और प्रचारक प्रसारक, इन सबको इस बात के लिए राजी करें, आपस में विचार विमर्श करके, कि राष्ट्रीय भावात्मक एकता की मुहिम चलाएं। जैसे गुजराती हिंदी का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, आप जानते हैं। हाँ, गुजराती की जो प्रारंभिक कवि है वही हमारी हिंदी के कवि। आपने मीराबाई को अपनी कवियत्री कहा, हम हिंदी में मीराबाई को अपनी कवियत्री साझे का साहित्य है। और आज भी न जाने कितने लोग जो गुजरात के निवासी थे वो हिंदी जगत में है, न जाने हिंदी जगत के कितने लोग यहाँ हैं। बिल्कुल सही बात। ये हमारी देवनागरी बनी ही आपके नागर ब्राह्मणों के कारण है। सही है। और पहले वो देवनागरी लिपि नहीं थी, भाषा कही जाती थी। तो हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है, कोई द्वेष नहीं है। मराठी से हमारा कोई अंतर नहीं है, पंजाबी से हमारा कोई अंतर नहीं है। ऐसे उत्तर भारत की भाषाएं, बंगला में थोड़ा विरोध शुरू में रहा है, क्योंकि बंगला को नोबेल प्राइज मिल गया था तो अपने सबसे समृद्ध मानते रहे। लेकिन अब धीरे धीरे साज है। ऐसे ही उड़ीसा के साथ है, ऐसे असमिया के साथ है। दक्षिण भारत में मलयालम से तो कोई द्वेष नहीं है, तेलुगु से भी कोई द्वेष नहीं है। थोड़ा तमिल वाले और कन्नड़ वाले अभी दराज मानते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। और जोशी जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, जब जब मैंने समझाया है वो सहमत हुए हैं। अच्छा, हाँ। इसलिए उस पर अगर जोर दिया जाए कायदे से, वो ये है कि आप तमिल के बहुत बड़े कवि हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे कवि मिले जो सचमुच महान कवि हैं, कई कई महाकाव्य लिखे हुए थे। मैंने कहा इतना बड़ा महाकाव्य आपने लिखा, काश आप राष्ट्रीय धारा से जुड़ जाते तो आज कहाँ होते। आपकी तमिल एक राज्य तक सीमित है। हिंदी के साथ सौभाग्य ये है कि 10 राज्यों की भाषा और दूसरे देशों में जिसको खा वर्ग कहते हैं, उनकी सा भाषा। तो आज पूरे देश में कोई ये नहीं कह सकता कि हम हिंदी नहीं जानते, बोलना बोलना पे समझ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप तमिल का विस्तार कर लेते या आपका अनुवाद हो जाता हिंदी में या दूसरी भाषाओं में, तो आपका बहुत स्तर उठ जाता। वह इससे कन्विंस हुए, कहा हाँ ये गलती हुई है। तो इस तरह का भाषिक सहयोग स्थापित करके हम हिंदी में उनके बारे में लिखें, बराबर,
उन कवियों, महाकवियों, कृतियों, प्रवृत्तियों को हिंदी में छोटी छोटी पुस्तकें बनाकर प्रसारित करें। एक बार मैंने अपने विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पाठ्यक्रम में हिंदीतर राज्यों का साहित्य इस प्रकार का पाठ्यक्रम चलाया। बराबर। जोशी जी की इतनी स्वीकृति हुई और इतने लोग प्रसन्न हुए, अच्छा। जहां जाता तो कहते थे कि ये हमको अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इन्होंने तो हमारा दिल जीत लिया। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा इस नीति चातुरी का भी प्रयोग करना होगा। होगा, वे सही बात है। संतुष्ट होंगे और सारी भाषाएं मिलकर जोड़ लगाएंगी तो हमारा भाषिक उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अंतिम प्रश्न में एक बातचीत करूंगा, आप दर्शकों को कुछ संदेशा देना चाहते हो हिंदी के बारे में तो कुछ बस यही उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी ये भाषाएं बहुत बड़ी संपदा हैं। अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा कीजिए। इस समय अंग्रेजी भाषा का और ख़ासतौर से अंग्रेजियत का आक्रमण इस देश पर हो रहा है। दीक्षित जी, आपने बहुत सारी हिंदी की जानकारी दी है। अब दर्शकों को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? संदेश से ज़्यादा मैं प्रार्थना करना चाहूँगा जोशी जी, जो भी श्रोता बंधु हमारे सामने हैं, कि भारतीय भाषाओं की रक्षा करें। रक्षा कई प्रकार से, एक तो अंग्रेजियत का हमला हुआ है, इसकी वजह से ठेठ देहात तक जो अंग्रेजी नहीं भी जानता है वो भी अपनी अपनी भाषा छोड़कर मिलीजुली खिचड़ी भाषा बोलने लग गया है। परिणाम स्वरूप हिंदी इंग्लिश हो गई है, तमिल तमिलिश हो गई है, बंगला बंगलिश हो गई है। हर भाषा की चरित्र बिगड़ रहा है। हमें अंग्रेजी से कोई द्वेष नहीं है, हम चाहते हैं जब आप अंग्रेजी बोले धड़ल्ले से बोले, लेकिन भाषा को न बिगाड़ें। हमारी भाषाएं बिगड़ रही हैं, उनकी रक्षा करें, अपने व्यवहार में नहीं, उनका साहित्यिक सैद्धांतिक अध्ययन अवश्य करते रहें। दूसरी ये है कि साहित्य के माध्यम से हम राष्ट्रीय भावात्मक एकता पैदा करें, संकीर्णताओं से ऊपर उठें। जाति, संप्रदाय, ये जेंडर भेद, ये प्रांतवाद, ये विचारधारा, ये वर्गबोध, इन सबसे ऊपर उठकर हमें राष्ट्रीय और भारतीय होना है। उसमें हमारा साहित्य बहुत सहयोगी होगा, तब जाकर हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अस्तु, नमस्कार।